हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो आज की वीडियो में शॉर्ट नोट्स हम देखने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स के। तो सारे के सारे एक वीडियो में कवर करना तो पॉसिबल नहीं है, तो हम स्टार्ट वहाँ से करेंगे जहाँ से अपना इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स का, वेव फंक्शन से। तो जितने भी शॉर्ट नोट्स की वीडियोज हम अपलोड कर चुके हैं उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट में बना दूंगी और वहाँ से आप चेक कर सकते हो। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख सकते हो। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो हम स्टार्ट करेंगे वेव फंक्शन से, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में सारी की सारी राम कहानी जो है ना वो वेव फंक्शन से ही शुरू होती है। तो सबसे पहली बात तो ये आती कि वेव फंक्शन होता क्या है ना। तो वेव फंक्शन क्या होता है अपना, वेव फंक्शन जो है वो एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ए मैथमेटिकल फंक्शन that represents state of quantum mechanical system। क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के क्या स्टेट को रिप्रेजेंट करता है ऐसा फंक्शन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, एंड कंसिस्ट all valuable information regarding this system is called wave function। तो वेव फंक्शन को जनरली हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो साई होता है वो जनरली किस फॉर्म का होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म का होता है। ठीक है, जनरली इस फॉर्म का होता है। रियल भी हो सकता है, रियल भी होता है काफ़ी केसेस में, लेकिन जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर्म का होता है। तो इसका यूज हम कब करते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। और प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, साई का मोड स्क्वायर, या फिर हम कैसे लिखें साई स्टार साई, या साई इंटू में साई स्टार। ठीक है, तो ये अपने को क्या देता है, प्रोबेबिलिटी देता है। तो प्रोबेबिलिटी किस रीजन में है ना। तो अगर हम फाइंड आउट करें मोड ऑफ साई स्क्वायर इंटू में डी एक्स, तो ये हमें क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी बताएगा। प्रोबेबिलिटी इन द रीजन एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स। अगर हम इसको लिख रहे हैं साई ऑफ एक्स, इसका मोड स्क्वायर इंटू में डी एक्स, तो ये हमें क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी बता रहा है पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन द रीजन एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स। मतलब ये जब हम यूज करेंगे तो हम किस केस में यूज करेंगे, जब हम स्मॉल रीजन में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी हमें स्मॉल रीजन में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हम क्या कर देंगे, इंटू में डी एक्स कर देंगे। अगर हमें किसी लार्ज रीजन में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला क्या होता है कि मान लो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x1 टू x2, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन x1 टू x2 साई एक्स मोड स्क्वायर इंटू में dx। तो ये हमें बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन द रीजन x1 टू x2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बताएगा पार्टिकल की कि किस पोजीशन पे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, x1 से x2 रीजन में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक हमारा आता है, अगर हम सिर्फ ये लिखते हैं साई एक्स का मोड स्क्वायर, तो ये हमें क्या बताएगा, ये बताएगा पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें बताएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, जो भी हम यहाँ पे डायमेंशन लेके चल रहे थे, अगर 1D की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ dx डायमेंशन हमने ले रखा है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है वो हमें क्या बताएगी, डेंसिटी बताएगी, है ना। नेक्स्ट अपना क्या है कि वेव फंक्शन तो हमने देखा क्या होता है, मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, और वो कंसिस्ट करता है सारी के सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उस सिस्टम के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद बात ये आती है कि जो वेव फंक्शन हम लिख रहे हैं उसको हम कब बोलेंगे कि ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है या फिर एडमिसिबल वेव फंक्शन
है ना। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होंगी, तो वो कंडीशंस क्या होती हैं वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है वेव फंक्शन की। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपने पढ़ी होगी, हमने मैथमेटिक्स में भी जब मैट्रिसेस देखा था तो उसमें हमने देखा था कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन और ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन वो क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे रिलेट होती है ना। तो वो क्या देखा था हमने कि साई स्टार साई इंटीग्रेशन डी टाउ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हम लिखें या फिर हम क्या लिख दें ऑल स्पेस इंटीग्रल साई स्टार साई किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारी क्या है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है ना। और यहीं से हम क्या बोलते हैं, अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो हम ये लिख रहे हैं इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, है ना। तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में ये जो टर्म आपको दिख रही है ना, ये क्या बता रही है, ये जो टर्म है वो क्या बता रही है कि ऑल स्पेस में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी। तो पूरे के पूरे स्पेस की हम बात कर रहे हैं और पार्टिकल क्योंकि सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें कोई पार्टिकल तो होगा ही, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी पूरे के पूरे स्पेस में क्या होगी 1 होगी। तो ये ऐसे भी हम रिलेट कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 1 होगी। और यहीं से हम निकालते हैं कि जो पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना उसकी यूनिट्स वगैरह हम अपनी वेरीफाई हो जाए। तो वेव फंक्शन की यूनिट की अगर हम बात करें ना तो वेव फंक्शन की यूनिट ऑफ वेव फंक्शन अगर हम बात करते हैं 1 डायमेंशन में, तो 1 डायमेंशन में क्या होगा इनटू में dx होता है इंटीग्रेशन। तो dx की जो लेंथ वाली लिमिट डायमेंशन होती है तो इसकी क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे तो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, इसकी डायमेंशन है लेंथ वाली, तो साई की क्या होनी चाहिए, साई की जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए 1/L का 1/2। ठीक है, तो L की 1/, हाँ ये वाली वैल्यू अपनी होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं n डायमेंशन की, तो n डायमेंशन में क्या होगा कि लेंथ जो है उसका क्या आ जाएगा n/2, क्योंकि यहाँ पे तो क्या होगा n टाइम्स l रेज टू पावर n होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन दोनों को मिला के अपना होना चाहिए 1/L रेज टू पावर n, तभी हमें कॉन्स्टेंट यूनिट मिलेगी। तो ऐसे हम यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं वेव फंक्शन की। अब बात आती कि ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या है, तो ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन हम देख लेते हैं। ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि वेव फंक्शन क्या है नॉर्मलाइज्ड है, कई बार क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन को। तो ये ऑर्थोनॉर्मल कंडीशंस होती क्या है, ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन जो है वो किस टाइप के होते हैं, ये आपको समझ आया होगा कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जब हमने अप्लाई की है कि =1 होनी चाहिए, तो हमने क्या बोला है कि ये हम नॉर्मलाइज क्यों कर रहे हैं किसी भी वेव फंक्शन को, ताकि उसकी ऑल स्पेस में प्रोबेबिलिटी क्या आई 1 आई। अगर हम उस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज नहीं करते तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है, वो >1 भी हो सकती है ना, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो >1 हो ही नहीं सकती। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वैल्यू 1 के इक्वल आनी चाहिए। वेव फंक्शन को हम सबसे पहले क्या करेंगे नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन क्या है, ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन है ऑल स्पेस इंटीग्रल साई स्टार आई लिख लेते हैं इंटू में साई जे इंटू डी टाउ, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा ΔIj के इक्वल। ΔIj जो है उसको हम कैसे लिखते हैं कि उसकी वैल्यू 1 होती है जब i किसके इक्वल होता है j के इक्वल होता है, और उसकी वैल्यू 0 होती है जब i नॉट इक्वल होता है j के, है ना। ठीक है, तो जब i j के इक्वल होगा तो यहाँ पे i और यहाँ पे भी i, तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। जब i नॉट इक्वल होगा j के तो ये किसको बताएगा ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है अपना कि वेव फंक्शन को हम एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कब कहेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कब होगा, उसके लिए पहली कंडीशन क्या है कि वेव फंक्शन क्या होना चाहिए फाइनाइट होना चाहिए। वेव फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट इन होल स्पेस। कहीं पे भी अगर उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं ना तो वो क्या आनी चाहिए फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए।
सेकेंड कंडीशन क्या है कि वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, मस्ट बी सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक पॉइंट पे दो वैल्यूज हमें मिल रही हैं वेव फंक्शन की, ऐसा नहीं होना चाहिए इन होल स्पेस। तीसरा है कि वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, मस्ट बी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और किसमें, इन होल स्पेस। नेक्स्ट कंडीशन है अपनी कि डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल वाई एंड डेल साई बाई डेल जेड, डेल साई बाई डेल टी, ये जो हम निकालते हैं ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट इन होल स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल वाई एंड डेल साई बाई डेल जेड, इनकी जो वैल्यूज है ये क्या, यहाँ पे हमने देखा डेल साई बाई डेल टी फाइनाइट और साथ में क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। और ये क्यों होनी चाहिए वो तो आपको पता ही होंगी शायद, कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए इन होल स्पेस। सिक्स्थ है अपना कि जो साई है वेव फंक्शन जो है वो मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। अब स्क्वायर इंटीग्रेबल क्या होता है कि अगर हम निकालते हैं ऑल स्पेस इंटीग्रल मोड साई डी टाउ, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। अगर फाइनाइट वैल्यू आती है तो हम क्या बोलेंगे, साई क्या है, स्क्वायर इंटीग्रेबल है। अगर ये सारी कंडीशंस अपनी फॉलो करती हैं तो साई को हम क्या बोलेंगे कि साई क्या है, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते भी हैं गेट और बार्क में। ठीक है, कि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कौन सा है इनमें से, बाउंड स्टेट वेव फंक्शन कौन सा है। तो बाउंड स्टेट वेव फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, हमने पहला जो पॉइंट बोला है उसमें क्या बोला है कि वेव फंक्शन जो है वो फाइनाइट होना चाहिए इन होल स्पेस। तो फाइनाइट की अगर हम बात करते हैं, x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, y टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, z टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी अगर हम लेते हैं तो उस केस में वेव फंक्शन जो साई है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, सभी पॉइंट्स पे फाइनाइट होनी चाहिए, ऐसा हम बोल रहे हैं फर्स्ट पॉइंट पे। तो फाइनाइट अगर हम बोलते हैं कि ये जो वैल्यू है अगर वेव फंक्शन अप्रोच करता है ज़ीरो को, ये पॉइंट्स पुट करने पे अगर वेव फंक्शन जीरो को अप्रोच करता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये बाउंड स्टेट वेव फंक्शन है, बाउंड स्टेट, या फिर हम बोलेंगे इसको लोकलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, तो जहाँ पे बाउंड स्टेट वेव फंक्शन आपसे पूछा जाए तो आपको क्या चेक करना है कि इन पे जो वेव फंक्शन की वैल्यू है वो जीरो को अप्रोच कर रही है या नहीं कर रही। मतलब कई बार आपको ग्राफ भी गिवन हो सकता है, तो आपको देखना है कि जैसे x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हम करते हैं तो वेव फंक्शन जीरो को अप्रोच करता है, तो वो क्या है, बाउंड स्टेट वेव फंक्शन है। अगर वेव फंक्शन अप्रोच करता है किसी नॉन जीरो पॉइंट को, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी को, तो हम क्या बोलेंगे वो कैसा वेव फंक्शन है, अनबाउंड स्टेट वेव फंक्शन है, या फिर हम क्या बोलेंगे नॉन लोकलाइज्ड है, नॉन लोकलाइज्ड है, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे स्कैटरिंग वेव फंक्शन है वो। ठीक है, तो अनबाउंड की बात आती है तो कुछ फाइनाइट क्वांटिटी हमें मिलेगी, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, और बाउंड स्टेट के लिए साई टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। उसके बाद आता है अपना श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से हमारे काफ़ी क्वेश्चन सोल्व होते हैं और वो किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी हम बात करेंगे। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन होती क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम देखें तो क्या होती है, एच साई इज इक्वल टू ई साई, जहाँ पे एच ऑपरेटर की वैल्यू हम रख देंगे वो क्या होगी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर टी कुछ भी हो सकता है, इनटू में क्या आ जाएगा साई फंक्शन जिसका भी है आर टी का, यहाँ पे क्या आ जाएगा ई इंटू में साई आर टी। और ई को भी ऑपरेटर फॉर्म में अगर हम लिखें तो हम क्या लिखते हैं, आयटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर इसको ऑपरेटर हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये हमें क्या देगा, एनर्जी आइगन वैल्यू देगा।
तो इसके बाद आता है अपना टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट वेव श्रोडिंजर इक्वेशन। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो उसमें हम क्या कंडीशन उसमें होगी कि जो पोटेंशियल होगा ना तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा मतलब जो पोटेंशियल हम कंसीडर कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेडियल पोटेंशियल होगा, सिर्फ जिसमें क्या होगा, जो पोजीशन वाला पार्ट है वो होगा, टाइम वाला पार्ट उसमें नहीं होगा। तो वी ऑफ आर की फॉर्म में सिर्फ होना चाहिए। तो जो वेव इक्वेशन है हमारी, जो वेव फंक्शन है साई आर टी, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, फाई ऑफ आर अलग अलग करके लिख सकते हैं, पोजीशन वाला अलग और टाइम वाला अलग। तो ऐसे हम लिख देंगे उसको, ठीक है, स्पेशियल वेव फंक्शन इनटू में टाइम वाला वेव फंक्शन। तो अगर ऐसे हम लिख पाते हैं तो जो श्रोडिंजर इक्वेशन होगी हमारी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v सिर्फ r का फंक्शन है यहाँ पे तो कुछ किसी का भी फंक्शन हो सकता है, ये तो कॉमन श्रोडिंजर इक्वेशन हमने लिखी है। इनटू में क्या आ जाएगा, साई आर टी आएगा, लेकिन साई क्या है, टी का तो फंक्शन हो साई आर टी ही होगा। साई आर टी को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे तो फाई आर इंटू में एफ ऑफ टी हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, इंटू में ई, वही फाई आर इंटू में एफ ऑफ टी। तो ये कैंसिल आउट होता है बोथ साइड। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन जो होती है वो हमारी होती है इंटू में ई फाई आर। तो ये आप ध्यान रख लो, सबसे ज़्यादा तो हम इसी का यूज करते हैं। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि डेल स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, अगर इसको हम उस साइड में लेके जाएं और e को इधर लेके आते हैं तो क्या आ जाएगा, e माइनस वी ऑफ आर इंटू में क्या होगा, फाई आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब e वाली टर्म भी इधर आ गई, तो या तो ये फॉर्म आप याद रख सकते हो या ये वाली फॉर्म याद रख सकते हो। उसके बाद आता है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन में क्या होगा कि जो पोटेंशियल है वो डिपेंड करेगा टाइम पे। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल हमें गिवन है वो r और t दोनों का फंक्शन होगा। तो इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v की जगह पे क्या लिखेंगे, r और t दोनों का फंक्शन है। और साई को हम अब इस फॉर्म में नहीं लिख सकते सेपरेट करके, तो साई क्या आएगा, साई आर टी आएगा इज इक्वल टू ई ऑपरेटर जो है उसको भी हम टाइम की फॉर्म में लिख लेंगे, आल्टा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी साई आर टी। तो ये इक्वेशन अपनी आ जाएगी। या फिर आप इस फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आर टी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, साई आर टी आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो अभी जो श्रोडिंजर इक्वेशंस हमने देखी उनका हम यूज कहाँ पे करते हैं, कैसे क्वेश्चन सोल्व करने में हम उनका यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है एप्लीकेशन क्या है उसकी। तो एप्लीकेशन हम देखते हैं किसकी, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन की। तो टाइम इंडिपेंडेंट में क्या होता है, पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। v जो है वो सिर्फ फंक्शन होता है r का। तो उसमें दो टाइप्स की प्रॉब्लम्स हम सोल्व करते हैं। तो पहली तो क्या होती है कि हमें वेव फंक्शन गिवन होगा, वेव फंक्शन हमें क्या होगा, गिवन होगा, और हमसे पूछा जा सकता है क्या कि हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है या फिर हमें एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। साई भी गिवन होगा, पोटेंशियल भी गिवन होगा, एनर्जी आइगन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। या फिर हमें सिर्फ साई गिवन होगा, पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है। या फिर क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता है, साई गिवन होता है, एनर्जी भी गिवन होती है और पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी इक्वेशन का यूज करके, डेल स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी आर इंटू में क्या आ जाएगा, फाई आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं, अगर फाई आर हमें पता है, फाई आर अगर हमें पता है और एनर्जी हमें पता है तो ये टर्म हम निकाल सकते हैं। अगर फाई आर सिर्फ हमें पता है, एनर्जी नहीं पता, तो भी हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म आएगी, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मान लो हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v ऑफ r इंटू में क्या आ जाएगा, फाई आर
इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू में फाई आर। ये इक्वेशन फॉर्म अगर हम यूज करते हैं और हमें सिर्फ वेव फंक्शन गिवन है, एनर्जी नहीं गिवन है, और पूछा क्या है, पोटेंशियल पूछा है, तो यहाँ पे जो एनर्जी आइगन वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इधर भी जो टर्म है इससे जो रिजल्ट आएगा, ये ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद, फाई आर को कॉमन लेने के बाद जो भी रिजल्ट यहाँ पे आएगा वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल्स होना चाहिए। तो जो भी आपके यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे ना वो नहीं होने चाहिए। तो जहाँ पे भी वेरिएबल टर्म्स हैं, टेक वेरिएबल टर्म्स इक्वल टू 0, और वेरिएबल टर्म्स को जैसे ही हम 0 के इक्वल रखते हैं तो हमें v की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि वी आर जो है उसमें भी वेरिएबल टर्म है कुछ, तो वी आर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ यहाँ से टर्म आएगी जो वेरिएबल होगी, यहाँ पे वी आर है, तो जब इक्वल टू 0 हम रखते हैं तो वी आर की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, भले ही हमें एनर्जी ना गिवन हो, ठीक है। और अगर एनर्जी हमें गिवन होती है तो सिंपली इक्वेशन का हम यूज करेंगे और सोल्व करेंगे और वी आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर हमें एनर्जी और वेव फंक्शन गिवन है तो फाई ऑफ आर भी हमसे पूछ सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल गिवन हो और हमसे क्या पूछा हो, फाई आर पूछा हो, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं मेरे ख्याल से ये CSIR नेट में भी आई हुई हैं 1-2 प्रॉब्लम्स। तो अगर आपने CSIR नेट के PYQs की वीडियोस नहीं देखी हैं, ये वाली वीडियोस, तो आप देख सकते हो, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और वैसे भी आप जो क्वांटम मैकेनिक्स के नेट के PYQs हैं उनकी प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है अपना स्टेशनरी स्टेट क्या होता है। तो स्टेशनरी स्टेट की अगर हम बात करें, स्टेशनरी स्टेट क्या होता है कि जो भी स्टेट हम लेके चल रहे हैं साई स्टेट, तो अगर साई आर टी उसका मोड स्क्वायर जो है अगर वो क्या आता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आता है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आता है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो स्टेट क्या है, स्टेशनरी स्टेट है। मान लो अगर साई आर टी हमें इस टाइप से गिवन है, साई आर टी क्या है कि a इंटू में फाई आर तो अपना होगा, आर का फंक्शन होगा, और जो टाइम का फंक्शन है वो हमें ऐसे गिवन होता है a इंटू में e⁻⁻⁰h⁻, या फिर हम e की जगह पे क्या लिखते हैं, हैमिल्टनियन ऑपरेटर लिखते हैं। तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर ही आप लेके चलो h⁻t/h। तो उससे हमें ये आइडिया लगेगा कि अगर हम ग्राउंड स्टेट के लिए फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आइगन वैल्यू लेंगे। अगर एक्साइटेड स्टेट की हम फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आइगन वैल्यू यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी हमने सोल्व किए, आपने देखे होंगे। तो अगर वेव फंक्शन हमें इस फॉर्म में गिवन है तो इसका मोड स्क्वायर हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोड ऑफ a स्क्वायर इंटू में क्या मिलेगा, ये तो क्या हो जाएगा, इसका मोड स्क्वायर लेंगे तो कॉन्स्टेंट आएगा, इंटू में फाई आर का मोड स्क्वायर। तो ये क्या मिल रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम मिल रहा है। तो जो ये स्टेट हमारी है वो क्या है, स्टेशनरी स्टेट। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम कब मिलेगा, जब अपना a जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो ये स्टेट क्या होगी, स्टेशनरी स्टेट होगी। उसके बाद अपना आता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैसे मेजर करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो ए ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम क्या लिखते हैं, एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं और मीन वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम लेते हैं ऑल स्पेस इंटीग्रल साई स्टार जो भी वेव फंक्शन होगा आर टी, ठीक है, इनटू में क्या आएगा, ए कैप ऑपरेटर इनटू में साई डी टाउ डिवाइडेड बाय क्या होगा, ऑल स्पेस साई स्टार साई डी टाउ। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जनरली हम क्या करते हैं, सिर्फ ये ऊपर वाली टर्म कंसीडर करते हैं, वो जब कंसीडर करते हैं जब साई हमें क्या गिवन होगा, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में गिवन होगा। अगर साई नॉर्मलाइज्ड होगा तो ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है और वेव फंक्शन की वैल्यू ये है तो, और हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी भी ऑपरेटर के लिए, वो ऑपरेटर आपको गिवन होगा,
तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेंगे। नीचे वाले टर्म देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें वेव फंक्शन नॉर्मलाइज गिवन है तो इसकी वैल्यू 1 ही हमें मिलेगी, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं गिवन होता है, ना लिखा होता है कहीं पे। आप कैसे चेक करोगे कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है? तो नॉर्मलाइज्ड गिवन होगा क्वेश्चन में। अगर नहीं गिवन है और आपको देखने से भी नहीं पता चल रहा है कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, नीचे वाले टर्म आपको कंसीडर करके रखनी है, ठीक है। तो मान लो अगर वो मोमेंटम ऑपरेटर की पूछते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो मोमेंटम ऑपरेटर जो अपना होता है, मोमेंटम ऑपरेटर उसको हम लिखते हैं माइनस आइटा एच क्रॉस डेल से, ठीक है। और वेलोसिटी ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम डिवाइडेड बाई मास, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, माइनस आइटा एच क्रॉस बाई एम इंटू में डेल। वी जो पोटेंशियल ऑपरेटर है वो पोटेंशियल ऑपरेटर हम वी आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। हमें गिवन होगा, हम वी ही लेके चलेंगे, जो भी वैल्यू गिवन होगी वो वैल्यू कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। तो एक्स जो ऑपरेटर है, अगर पोजीशन स्पेस की ही हम बात कर रहे हैं तो एक्स ही हम लेके चलेंगे। और जो एनर्जी ऑपरेटर है उसके लिए हम क्या वैल्यू लेके चलते हैं, आइटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, ये वैल्यू हम कंसिडर करके चलते हैं। अगर एनर्जी ऑपरेटर की बात है तो हमें ए कैप की जगह पे ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अभी हमने देखा एक्सपेक्टेशन वैल्यू या हम बोले एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी ऑपरेटर के लिए। तो अभी बात आती है कि डेविएशन या फिर हम बोले स्टैंडर्ड डेविएशन, अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे किसी भी ऑपरेटर की, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता भी होगा वैसे। तो डेविएशन कैसे लेते हैं हम, डेविएशन हम लेते हैं मीन वैल्यू से डेविएशन लेते हैं, तो ए ऑपरेटर माइनस ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो ऐसे डेविएशन निकालेंगे। उसके बाद आता है मीन स्क्वायर डेविएशन। तो मीन स्क्वायर डेविएशन क्या होगा, तो मीन स्क्वायर डेविएशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेविएशन निकालते हैं, उसके बाद स्क्वायर लेते हैं, उसके बाद मीन लेते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी, डेविएशन हमने निकाला ए कैप माइनस ए एक्सपेक्टेशन, फिर उसका क्या लिया, स्क्वायर लिया, और फिर उसका क्या लिया, मीन लिया। तो ये हमें क्या देता है, मीन स्क्वायर डेविएशन। और इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस भी बोलते हैं। तो इसको जो है हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल्टा ए के स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस ए एक्सपेक्टेशन स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। आप इसको सोल्व करके देख सकते हो। ए स्क्वायर आएगा, बाहर एक्सपेक्टेशन है तो एक्सपेक्टेशन तो बाद में देखेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस प्लस साइन आ जाएगा, ए ये वाली वैल्यू आएगी -2 इंटू में ए इंटू में ए, मतलब ऐसे हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस प्लस साइन ए एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर -2 इंटू में ए इंटू में एक्सपेक्टेशन ए, और बाहर क्या है, मीन है सबका, तो यहाँ पे मीन वैल्यू आएगी, यहाँ पे मीन वैल्यू है ही, और यहाँ पे भी मीन वैल्यू आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपनी, ठीक है। तो ये क्या होएगा, मीन स्क्वायर डेविएशन। उसके बाद आता है अपना रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। तो आरएमएस डेविएशन क्या आ जाएगा, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। उसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले डेविएशन, फिर स्क्वायर, फिर मीन, और फिर उसके बाद क्या, स्क्वायर रूट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, अनसर्टेनिटी बोलते हैं। अनसर्टेनिटी इन जो भी ऑपरेटर हमें गिवन होगा उसमें, तो अनसर्टेनिटी इन ए ऑपरेटर, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए से, क्योंकि यहाँ पे अगर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस ए एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, ये तो हमने निकाला ही है, और हमने क्या लेना है, सिर्फ स्क्वायर रूट लेना है। तो ये हमें क्या देगा, अनसर्टेनिटी इन ए देगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो आपको याद ही रखनी है। वो क्या है, उससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाता है हमारा। वो क्या होता है कि अगर वेव फंक्शन जो हमें गिवन है वो क्या है, रियल वेव फंक्शन गिवन है। रियल वेव फंक्शन मतलब अगर साई स्टार हम लेंगे, साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम लेते हैं, तो वो किसके इक्वल आएगा, साई के ही इक्वल आएगा। अगर ऐसा होता है तो जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। आप निकाल के भी देख सकते हो, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा 0 ही आती है। और जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 आएगी कब, फॉर
बाउंड स्टेट वेव फंक्शन, अगर जो वेव फंक्शन हमें गिवन है वो क्या है, बाउंड स्टेट वेव फंक्शन है, तो उस केस में भी मोमेंटम ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अनसर्टेनिटी इन ए की। अगर वेव फंक्शन हमें गिवन है और अगर कंडीशन हमें क्या गिवन है कि जो ए ऑपरेटर है, साई आर जो वेव फंक्शन है, साई आर इज वेव फंक्शन ऑफ ऑपरेटर ए ऑपरेटर का अगर वेव फंक्शन है तो हम क्या बोलते हैं कि अगर इस ऑपरेटर का साई आर वेव फंक्शन है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ए कैप इंटू में साई इज इक्वल टू कोई भी क्या आएगी, लेमडा आइगन वैल्यू आएगी, तो हम उसको लिख लेते हैं ए आइगन वैल्यू इंटू में साई। तो अगर वेव फंक्शन होता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो वेव फंक्शन होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो अगर इसकी मीन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हो तो वो क्या आएगी, इस ऑपरेटर की मीन वैल्यू आएगी ए, और अगर इसके स्क्वायर की मीन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हो तो वो क्या आएगी, ए स्क्वायर आएगी, और अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये आप देख भी सकते हो कैसे हम निकालें मीन वैल्यू। अगर हम निकालते हैं ए ऑपरेटर की तो उसको हम लिखते हैं ऑल स्पेस इंटीग्रल साई स्टार इनटू में क्या आएगा, ए कैप साई। तो ए कैप साई की जगह पे हम लिख देंगे ए साई, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, साई डी टाउ ऑल स्पेस इंटीग्रल। नीचे भी सेम इंटीग्रल है, ऑल स्पेस इंटीग्रल साई स्टार साई डी टाउ कैंसिल होएगा, वैल्यू क्या आ रही है, सिर्फ ए आ रही है। तो अगर ए स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन हम निकालेंगे तो वहाँ पे भी क्या आएगा, क्योंकि साई क्या है, ऑपरेटर है, साई जो है वो क्या है, वेव फंक्शन है ए ऑपरेटर का, तो ऑपरेट करेगा ए साई वैल्यू हमें मिलेगी। अगेन हम ए साई ऑपरेट कराते हैं, अगर ऐसे अगर हम ऑपरेट कराते हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, फिर ए स्क्वायर साई हमें मिलेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर जब स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी ए स्क्वायर है, इसकी जो मीन वैल्यू है वो ए है और उसका भी क्या है, स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वेव फंक्शन किसी भी गिवन ऑपरेटर का है और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0 आएगा और आइगन वैल्यू जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज हैं वो इस टाइप से आएंगी। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो वो आपको पता ही होगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे पोजीशन की हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, मोस्ट प्रोबेबल, प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी को हमें क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है, वो पोजीशन की वैल्यू मतलब वो एक्स वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी को दिखाना है तो डी बाई डी एक्स साई एक्स टी का मोड स्क्वायर वो किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, वहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, जो जो एक्स वैल्यूज आती हैं उन पे हम चेक करेंगे कि डी स्क्वायर अपॉन डबल डेरिवेटिव हम चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी का, उस वैल्यू पे जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये क्या आता है, लेस देन 0 आता है, वही x इज इक्वल टू एक्स नोट क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी पोजीशन की। ठीक है, उसके बाद अपना आता है गॉसियन वेव फंक्शन। तो गॉसियन वेव फंक्शन की जनरल फॉर्म क्या होती है, कैसे हम देखेंगे कि जो वेव फंक्शन हमें गिवन है वो गॉसियन टाइप का वेव फंक्शन है। गॉसियन वेव फंक्शन की जनरल फॉर्म हमारी रहती है साई एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू में क्या आएगा, मान लो इसको हम एफ एक्स से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इंटू आएगा एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर -x एक्सपेक्टेशन और इसका क्या है, स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है गॉसियन वेव फंक्शन की, जहाँ पे जो सिग्मा होता है वो क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर हम बोलें अनसर्टेनिटी है इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन एक्स। ठीक है, तो आपको कोई भी वेव फंक्शन आपको गिवन है वो गॉसियन वेव फंक्शन है, गॉसियन फॉर्म का है, और आपसे पूछा गया है कि एवरेज वैल्यू हमें बतानी है एक्स की, एवरेज वैल्यू हमें एक्स स्क्वायर की बतानी है या फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे कैसे, मान लो हमें वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है एक्स की। टू फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर
जो भी वेव फंक्शन हमें गिवन होगा साई एक्स, या फिर हम उसके साई एक्स के मोड स्क्वायर को हम कंपेयर करेंगे विद एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर, इसका ये जो पार्ट है माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, या फिर सिग्मा की जगह पे हम डेल्टा एक्स ही लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो इससे हम कंपेयर करेंगे और जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो हमें क्या देगी, एवरेज वैल्यू देगी एक्स की। मान लो हमें वेव फंक्शन जो गिवन है साई एक्स वो इस टाइप का गिवन है, a इंटू में e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर। तो हमें एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो एवरेज वैल्यू क्या होगी, ये जो फॉर्म है इसको हम कंपेयर करेंगे साई एक्स से या इसके मोड स्क्वायर से। तो अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर हमें दिख रहा है, x एक्सपेक्टेशन की जगह पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जो x एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है टू फाइंड आउट डेल्टा x, हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे साई x जो भी हमें गिवन वेव फंक्शन होगा उसके मोड स्क्वायर को, मतलब जो प्रोबेबिलिटी वाली टर्म है ना उसको हम कंपेयर करेंगे विद जो अपनी एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स एक्सपेक्टेशन इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा x का स्क्वायर। इससे हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि डेल्टा x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है। ठीक है, तो डेल्टा x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। मान लो इस वेव फंक्शन के लिए ही हमें फाइंड आउट करनी है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इसके मोड स्क्वायर को, तो मोड स्क्वायर हम निकालेंगे सबसे पहले a का मोड स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस स्क्वायर लेंगे तो इंटू में 2 आ जाएगा। ठीक है, पावर 2 होगी, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम इससे कंपेयर करेंगे। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमें जब अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है ना तो आपको साई एक्स से कंपेयर नहीं करना, कहीं आप डेल्टा एक्स की वैल्यू लेमडा ही पुट कर दो, है ना। आपको कंपेयर करना है किससे, साई एक्स के मोड स्क्वायर से कंपेयर करना है इस वैल्यू को। ठीक है, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें नीचे टर्म क्या मिल रही है, 2 डेल्टा एक्स का स्क्वायर, वो किसके इक्वल दिख रहा है, लेमडा स्क्वायर के इक्वल दिख रहा है ना। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी लेमडा अपॉन स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो अगर हमें फाइंड आउट करना हो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन तो हम सबसे पहले तो एक्स एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर डेल्टा एक्स फाइंड आउट करेंगे और जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला है उसका यूज करके ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपेयर करने से हम ये वाली वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, जो डेल्टा एक्स का स्क्वायर होता है अपना मीन स्क्वायर डेविएशन, वो क्या होता है, एक्स का स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस एक्स एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस ये इधर आएगा माइनस प्लस में होगा एक्स स्क्वायर एक्स एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। मान लो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इसी वेव फंक्शन के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा एक्स का स्क्वायर आएगा प्लस एक्स एक्सपेक्टेशन की जगह तो क्या है, 0 है। तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर हम लिखते हैं तो क्या आती है वैल्यू, लेमडा स्क्वायर बाई 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी इसके लिए। ठीक है, अभी बात आती है कि अगर हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि कोई भी 2 डायनामिकल वेरिएबल है, पेयर है उनका, तो वो कैसे हम लिखते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ग्रेटर देन इक्वल एच क्रॉस बाई 2 होता है। तो वो इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 होगा किसके लिए, गॉसियन वेव फंक्शन के लिए, ओनली फॉर गॉसियन वेव फंक्शन। गॉसियन वेव फंक्शन के लिए तो वो क्या होगा, एच क्रॉस बाई 2, और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन होगा एच क्रॉस बाई 2 से, अदर देन गॉसियन फंक्शन। एक तो गॉसियन वेव फंक्शन के लिए होता है और दूसरा किसके लिए होता है, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन के लिए अगर हम ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या आती है, एच क्रॉस बाई 2 आती है। और इनके अलावा अगर किसी के लिए भी हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, ये वाली किन्हीं भी 2 डायनामिकल वेरिएबल्स का जो पेयर है उनकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करते हैं, कोई 2 डायनामिकल वेरिएबल हैं हमारे ए और बी,
तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उनकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एच क्रॉस बाई 2 आएगी अगर इस टाइप का वेव फंक्शन हमें गिवन नहीं है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करना, अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना और श्रोडिंजर इक्वेशन से पोटेंशियल या फिर वेव फंक्शन या एनर्जी फाइंड आउट करना, ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। और इनमें से किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं ना, अगर आपने ये वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हो, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।